आप सुनना शुरू कर चुके हैं फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मेला अंचल, मेरे यानी शिवराज के साथ। पहला अंक। गांव में ये खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मिलिट्री ने बहरा चेथरू को गिरफ्त कर लिया है और लोबिनलाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न ही आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई, ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुसहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था, ठीक आग में भुनी हुई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रहीं। कौवा भी नहीं खा सकता था, मिलिट्री का पैरा था। मुसहरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खानसामा है, वह झूठ बोलेगा? पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लर सिंह। ये सब गुअर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वासनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से यह खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वासनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची दास को मिलिट्री के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है। अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चू। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने ना पाए, रस्सी से बांधो। पहले ही कहा था एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। तहसीलदार विश्वासनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और एक खस्सी लेकर डरते हुए मिलिट्री वालों को डाली पहुंचाने चले। बिरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगा कर देख लो, पूरे 50 रुपये का सामान है। ये रुपया 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा करा देना। तुम लोग के चलते। मिलिट्री वाले कोठी के बगीचे में हैं। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वासनाथ प्रसाद ने जेब से पलिया टोपी निकालकर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके माँ काली को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं। बैल घास खा रहे हैं। मिलिट्री वाले ज़मीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं, मुंडी फाँक रहे हैं और बहरा चेथरू भी कंबल पर ही बैठकर मुंडी फाँक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मैमिया उठा। आ रे, ये क्या है? आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पारबंगा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। ओ, आप तहसीलदार हैं? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी हैं। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है, यहीं बागान का ज़मीन में। मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का यही ज़मीन बहुत पहले दे दिया। तहसीलदार साहब एक बार फिर सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह
जब कोठी के बगीचे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली ज़मीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपा वाले साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिरारी सुराजी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है 1,000, 2,000, 5,000। फिरारी सुराजी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है 1,000, 2,000, 5,000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है, इसको क्यों बांध कर लाया है, इसने क्या किया है? हुजूर, ये सुराजी बालदेव गोप है, 2 साल पहले जेहल खटकर आया है। इस गांव का नहीं, चन्नन पट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है। खद्दड़ पहनता है, जोहिन्न बोलता है। तो इसको बांधा काहे है? अरे बालदेव साहब के किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे ये तो बालदेव है सर, ये रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी का काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदार खाते और नक्शे का तजवीज़ करते हुए कहा, हुजूर, ज़मीन 1 एकड़ 10 डिसमिल हैं। ज़मीन 1 एकड़ 10 डिसमिल हैं। ठाकुर राम कृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका नहीं मिला था। विश्वासनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। सचमुच विद्या की बड़ी महिमा है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है, इसी के बल पर बहुत बाबू बबुआन, हाकिम हुक्काम और अमला फैला से हेलमेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर, पब्लिक को भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गुसाई जी रमेन में कहीं नहीं, धन्य भाग प्रभु दर्शन दीना। हुजूर सेवक का नाम राम कृपाल सिंह, वल्द गरीब नवाज सिंह, मोतफ़ा, जात राजपूत, मोकाम गढ़ बुंदेल राजपूताना, हाल मोकाम मेरीगंज। सिंह जी, हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए। सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में मदद कीजिए सब मिलकर, यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले। यादव टोली के लोग एक एक करके नज़र बचाकर 9-2-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांध कर लाने वालों का साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा। आप लोग बांस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज़ का इंतज़ाम कर देगा। तहसीलदार साहब आप हैं, बालदेव प्रसाद तो देश का सेवक ही हैं और सिंह जी हैं, आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सब ने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दल बल के साथ चले। खस्सी मेमिया रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्री बोर्ड के बंगाली ऑफिसियर बाबू थे प्रफुल्लो बनर्जी और उनका किरानी जीतन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे। अंक 2। पूर्णिया जिले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर नीलहे साबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों ने नील कोठी के खंडहर राही बटोइयों को आज भी नील युग की भूली कहानियों की याद दिलाते हैं। गौना करके नई दुल्हन के साथ घर
नई गौना करके नई दुल्हन के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपनी गाड़ीवान से कहता है, जरा यहाँ गाड़ी धीरे करके हाँकना, कानिया साहब की कोठरी देखेगी। कानिया साहब की कोठरी देखेगी? यही है मई के साहब की कोठरी, वहाँ है नील महने का हौज। नई दुल्हन ओहार के पर्दे से हटाकर घूंघट को जरा पीछे खिसकाकर झांकती हैं। झरबेर के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थरों का ढेर, कोठी कहाँ है? दुल्हन दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता है, अर्थात हमारे गांव के पास साहिब की कोठी थी, यहाँ साहिब मेम रहते थे। गंगा स्नान करके लौटते हुए तीर्थ यात्रियों की बैलगाड़ी यहाँ कुछ देर रुक जाती हैं। गाड़ियों से युवतियाँ और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास जाते हैं। बुढ़िया जंगलों में जंगली जड़ी बूटी खोजती हैं। ऐसा ही एक गांव है मैरीगंज, रोहतट स्टेशन से 7 कोस पूरब। बूढ़ी कोसी को पार करके जाना पड़ता है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। किस नवाब ने इस ताड़ के वन को लगाया था कहना कठिन है, लेकिन वैशाख से लेकर आषाढ़ तक आसपास के हलवाड़े चरवाहे इसी वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबनी ताड़ी रोगशाला मोटर गाड़ी। 3 आने लबनी ताड़ी रोगशाला मोटर गाड़ी, अर्थात ताड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है। तड़बन्ना के बाद एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, वंध्या धरती का विशाल अंचल, इसमें दूब भी नहीं पनपती हैं। बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियाँ। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूर्व की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है, वहीं है मैरीगंज कोठी। आज से करीब 35 साल पहले, जिस दिन WG मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आसपास के गांवों में ढोल बजाकर ऐलान कर दिया, आज से इसी गांव का नाम हुआ मैरीगंज। मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक किसान के मुंह से गलती से इस गांव का नाम, जो पुराना नाम था, वो निकल गया, बस और जाता कहाँ। साहब ने 50 कोड़े लगाए थे गिनकर। इस गांव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं, अथवा आज भी नाम लेने में एक अज्ञात आशंका होती है। कौन जाने गांव का नाम बदलकर रोहतट स्टेशन से मैरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट से सड़क बनवाकर और गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नवविवाहिता मेम मेरी को लाने के लिए कलकत्ता गए और गांव की सबसे बूढ़ी भैरो की माँ यदि आज रहती तो सुना देती, आहा हा, परी की तरह थी साहिब की मेम, इंद्रासन की परी की तरह। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मैरीगंज पहुंचने के ठीक 1 सप्ताह बाद ही जब मैरी को जड़ैया ने धर दबाया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ तक डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी है। कुनैन की टिकिया से जब तीसरे दिन भी मैरी का बुखार नहीं उतरा तो मार्टिन ने अपने घोड़े को रोहतट की ओर दौड़ाया। रोहतट स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि पूर्णिया जाने वाली गाड़ी 10 मिनट पहले चली थी। मार्टिन ने बगैर कुछ सोचे घोड़े को पूर्णिया की ओर मोड़ दिया। रोहतट से पूर्णिया 12 कोस हैं। मैरीगंज में किसी से पूछिए, वो आपको मार्टिन के पंखराज घोड़े की यह कहानी विस्तार पूर्वक सुना देगा। जिस समय मार्टिन पूर्णिया के सिविल सर्जन के बंगले पर पहुंचा, पूर्णिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची भी नहीं थी। किंतु मार्टिन का पंखराज घोड़ा और सिविल सर्जन साहब की हवा गाड़ी जब तक मैरीगंज पहुंचे, मैरी को मलेरिया निगल चुका था। ट्यूबवेल के पास गड्ढे में घुसकर घुंघराले रेशमी बालों वाले सिर पर कीचड़ थोपते थोपते मैरी मर गई थी। मैरी की लाश को दफनाने के बाद ही मार्टिन पूर्णिया गया। सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और हेल्थ ऑफिसर से मिला।
एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए जमीन आसमान एक करता रहा। डिस्पेंसरी के लिए अपनी ज़मीन रजिस्ट्री करवा दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया अगले साल ज़रूर डिस्पेंसरी खुल जाएगी। ठीक इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी में नील युग का अंत कर दिया। कोयले से नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हुआ और नीले हिसाबों की कोठियों की दीवारें अर्रा कर गिर पड़ी। साहबों ने कोठियाँ बेचकर जमींदारियाँ खरीदनी शुरू की। बहुतों ने व्यापार आरंभ किया। मार्टिन की दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी थी। दिमाग भी बिगड़ गया। बगल में रद्दी कागजों का पुलिंदा दबाए हुए पगला मार्टिन दिन भर पूर्णिया कचहरी में चक्कर काटता फिरता था। हर मिलने वाले से कहता था, गवर्नमेंट ने एक डिस्पेंसरी का हुक्म दे दिया है, अगले साल खुल जाएगा। कहते हैं कि पटना और दिल्ली की दौड़ धूप के बाद एक बार बहुत उदास होकर मैरीगंज लौटा। मैरी की कब्र पर लेटकर सारा दिन रोता रहा, डार्लिंग डॉक्टर नहीं आएगा। इसके बाद पागलपन इतना बढ़ गया था कि अधिकारियों ने उसे कांके भेज दिया और कांके के पागलखाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मैरी की कब्र मौजूद है। कोठी की इमारत ढह गई है। नील के हौज टूट फूट गए हैं। पीपल, बबूल और अन्य जंगली पेड़ों का एक घना जंगल तैयार हो गया है। लोग उधर दिन में नहीं जाते। कलमी आम का बाग तहसीलदार साहब ने बंदोबस्त में ले लिया है, इसलिए आम का बाग साफ सुथरा है, किंतु कोठी के जंगल में तो दिन में भी सियार बोलता है। लोग उसे भुतवा जंगल कहते हैं। ततमा टोले का नंदलाल एक बार ईंट लेने गया। ईंट के हाथ लगाती खत्म हो गया था। जंगल से एक प्रेतनी निकली और नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी। सांप के कोड़े से नंदलाल वहीं ढेर हो गया और बगुले की तरह सफ़ेद उजली प्रेतनी। मैरीगंज एक बड़ा गांव है। 12 बरन के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती हैं। बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। मछलियों, कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोशी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रोहतक स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकानें आती हैं। कमला मैया के महात्म के बारे में रांची स्थित पागलखाना गांव के लोग तरह तरह की कहानियां कहते हैं। गांव में किसी के यहाँ शादी ब्याह या श्राद्ध का भोज हो, गृहपति स्नान करके गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी से निमंत्रित करता था। इसके बाद पानी में हिलोरें उठने लगते थे, ठीक जैसे नील के हौज में नील मथा जा रहा हो। फिर किनारे पर चांदी के थालों, कटोरों और गिलासों का ढेर लग जाता था। गृहपति जब सभी बर्तनों को गिनकर ले जाता था और भोज समाप्त होते ही कमला मैया को लौटा आता था, लेकिन सभी की नीयत एक जैसी नहीं होती। एक बार एक गृहपति ने कुछ थालियाँ और कुछ कटोरे चुरा रखे। बस उसी दिन से मैया ने बर्तन दान बंद कर दिया है और उस गृहपति का तो वंश ही खत्म हो गया, एकदम निर्मूल। उस बिगड़ी नीयत वाले गृहपति के बारे में 2 रायें हैं। राजपूत टोली के लोगों का कहना है वह कायस्थ टोली का गृहपति था। कायस्थ टोली वाले कहते हैं वह राजपूत था। राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते आए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते हैं। अभी कुछ दिनों से यादवों के दल ने भी जोर पकड़ा है। जनेऊ लेने के बाद राजपूतों ने यदुवंशी क्षत्रिय को मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत समय समय पर यदुवंशियों के क्षत्रित्व को वे व्यंग विद्रूप के बाणों से उभारते रहे। एक बार यदुवंशियों ने खुली चुनौती दे दी। बात तूल पकड़ने लगी थी। दोनों ओर से लोग लगे हुए थे। यदुवंशियों को कायस्थ टोली के मुखिया तहसीलदार विश्वासनाथ प्रसाद मल्लिक ने विश्वास दिलाया, मामले मुकदमे की पूरी पैरवी करेंगे। जमींदारी कचहरी के वकील बसंतो बाबू कर रहे थे।
यादवों को सरकार ने राजपूत मान लिया है, इसका मुकदमा तो धूमधाम से चलेगा, खुद वकील साहब कह रहे थे। राजपूतों को ब्राह्मण टोली के पंडितों ने समझाया, जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उसकी रक्षा की है। घोर कलिकाल उपस्थित हैं, राजपूत अपनी वीरता से धर्म को बचा लें, लेकिन बात बड़ी नहीं, न जाने कैसे ये धर्म युद्ध रुक गया। ब्राह्मण टोली के बूढ़े ज्योतिष जी आज भी कहते हैं यह राजपूतों के चुप रहने का फल है कि आज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ लटकाए फिर रहे हैं। भूम फोड़ क्षत्रिय तो कभी नहीं सुना था, शिव हो शिव हो। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य दल जाति के लोग भी सुविधानुसार इन्हीं दलों में बंटे हुए हैं। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वासनाथ प्रसाद मल्लिक राज परबंगा के तहसीलदार हैं। तहसीलदारी उनके खान पान में 3 पुस्त से चली आ रही हैं। इसी के बल पर तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे जमीन के एक बड़े काश्तकार हैं। कायस्थ टोली को गांव की अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं। राजपूत टोली के लोग कहते हैं कैथ टोली। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। इनके दादा महारानी चंपावती की स्टेट के सिपाही थे और विश्वासनाथ प्रसाद के दादा तहसीलदार। कहते हैं कि जब महारानी चंपावती और राज पारबंगा में दीवानी मुकदमा चल रहा था तो विश्वासनाथ प्रसाद के दादा राज पारबंगा स्टेट की ओर मिल गए थे। स्टेट वालों को महारानी के सारे गुप्त कागजात हाथ लग गए और महारानी मुकदमे में हार गई। काशी जाने से पहले महारानी ने राम कृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघे जमीन की लिखा पढ़ी कर दी थी। राम कृपाल सिंह कहते हैं कि उनके दादा ने महारानी को एक बार डकैतों के हाथ से अकेले ही बचाया था। इसी के नाम में महारानी ने दान पत्र लिख दिया था। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। यादवों का दल नया है। इनके मुखिया खेलावन यादव को 10-12 वर्ष पहले लोग भैंस चराते देखते हैं। दूध घी की बिक्री से जमाए हुए पैसे की बात ही जब चारों ओर बुरी तरह फैल गई तो खेलावन को बड़ी चिंता हुई। महीनों तहसीलदार के यहाँ दौड़ते रहे, सर्किल मैनेजर को डाली चढ़ाई, सिपाहियों को दूध घी पिलाया और अंत में कमला के किनारे 50 बीघे ज़मीन की बंदोबस्ती हो सकी। अब तो 150 बीघे की जोत हैं। बड़ा बेटा सकलदीप अररिया बैरगाछी में नाना के घर पर रहकर हाई स्कूल में पढ़ता है। खेलावन सिंह यादव को लोग नया मातबर कहते हैं, लेकिन यादव क्षत्रिय टोली को अब गुहर टोली कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। यादव टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है। 4 बजे दिन से ही शोभन मोची ढोल पीटता रहता है। ढाक ढिन्ना। ढोल के हर ताल पर यादव टोली के बूढ़े बच्चे जवान दंड बैठक और पहलवानी के पैंतर सीखते हैं। सारे मेरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15। गांव की मुख्य पैदावार हैं धान, पाट और खेसारी। रब्बी की फसल भी कभी कभी अच्छी हो जाती हैं। अंक 3। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हुए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। अफसियर बाबू ने तहसीलदार साहब और राम कृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं। सबों ने सुना था। दुनिया में धान क्या है? तहसीलदार साहब और सिंह के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वे कहाँ पाएंगे? यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफ़ी मांग ली थी। बालदेव भाई,
हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बैंग हैं। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो, हमारा कसूर माफ़ कर दो। उसी दिन से खेलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर मेंढक रहे हैं। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम ही लोगों के हाथ में है। तुम कौन पर आए हो? तुम्हारी मौसी मेरी चाची होगी, हम तुम भाई भाई ठहरे। खेलावन की डेरा वाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई हैं, घर आंगन सब आपका ही है। जिस घर में एक बूढ़ी नहीं, उस घर का कोई ठिकाना नहीं रहता। मैं अकेली क्या करूं? दूध घी देखूं कि गोबर गुहाल। बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक घर घर घूमकर कुटाई पिसाई करती फिरती थी और आज गांव की मालकिन आकर उसे सारे घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। डिस्ट्री बोर्ड से मिस्त्री लोग जो आए हैं, कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। ततमा टोली, तंत्रिमा क्षत्रिय टोली में महंगू दास के घर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही हैं। अब रात भर गोईठा जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर। पोलियो टोली, तंत्रिमा क्षत्रिय टोली, यदुवंशी क्षत्रिय टोली, गैलोत क्षत्रिय टोली, कुर्म क्षत्रिय टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी क्षत्रिय टोली, कुशवा क्षत्रिय टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया है, 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हर हाल में हल फाल कोड़ कमान बंद रखें। करना ही क्या है? एक अस्पताल का घर, एक डॉक्टर बाबू का घर, एक भन सागर और एक फालतू 7 दिनों में ही सब काम रेट हो जाएगा। धनुकधारी टोली के तनुक लाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हलफाल काम काज बंद करने से मालिक लोग मजूरी तो नहीं देंगे? 1-2 दिन की बात रहे तो किसी तरह खेपा भी जा सकता है। 7 दिन तक बिना मजूरी के, ये ज़रा मुश्किल मालूम होता है। ततमा और दुसाध टोली के लोगों की बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला में कादो पानी हिड़कर 1-2 सेर गेंची मछली निकाल लाएंगी। 4 सेर धान का हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोग के पुहाल के टालों के पास धरती खरोच कर चूहे के मांदों को कोड़ कर भी कुछ धान जमा कर लेंगी। नहीं तो कोठी के जंगल में खमर आलू उखाड़ लाएंगी। रोहतक हाट में कटिहार मिल के कुल्ली लोग जब 4 आने सेर खसर आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है, यदि मालिक लोग आधे दिन की मजूरी दे दें तो काम चल जाएगा। रसोई घर, घास की ढेरी। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोला की ओर चला। विश्वासनाथ बाबू तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोली का बिरंजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी अस्पताल में कोई मदद नहीं करेंगे, कहते हैं अस्पताल का मालिक मख्तियार हैं, विश्वनाथ और बलदेवा।
ब्राह्मण टोली से तो कुछ उम्मीद ही करनी बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियां सुनाते फिर रहे हैं। जोत की का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंक कर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं, गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का तो नाम पहले लोगों ने कभी सुना था? पूरब मुलुक कामरू कमिच्छा आसाम से काला बुखार वालों का लहू शीशी में बंद करके यहीं लोग ले आए थे। आजकल घर घर काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा बिलेती दवा में गाय का खून मिला रहता है। भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वासनाथ बाबू से भेंट हो गई। तनुकलाल के प्रस्ताव को सुनते ही विश्वासनाथ बाबू चिढ़ गए। धानुक टोली का तनुकलाल अपने आप को बड़ा काबिल समझता है। हर बात में वह एक न एक लेकिन ज़रूर लगाएगा। तुम भी बालदेव पूरे बम भोलानाथ हो। उससे पूछा नहीं कि अस्पताल सिर्फ मालिक लोगों की भलाई होगी क्या? भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। बोलने के समय ऐसा लगता है कि हर बात को वह चबा रहा है। अरे ई तो 10 आदमी के काम बा, जे बा से एकरा में सबके मिल के मदद करके चाही। का हो सी प्रसाद। भगत की दुकान पर यूं भी हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। विश्वासनाथ बाबू की आवाज़ सुनकर 2-4 व्यक्ति और जमा हो गए। बूढ़े सुमृत दास को लोग लबड़ा समझते हैं, मगर वह समय पर पते की बात बता जाता है। आते ही बोला, अरे तहसीलदार, आप समझे नहीं, तनुकलाल अपने मन से नहीं बोला, इसमें कनेक्शन है। जरा इधर एकांत में आइए तो बतावें। तहसीलदार और सुमृत दास भगत की दुकान से जरा दूर जाकर बतियाने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कुड़ कर कहा, बूढ़ा लुच्छा इसी को कहते हैं, हर बात में एकांती। भगत ने आंख टीप कर मना कर दिया, जोर से मत बोलो, बालदेव हैं। सुमृत दास से प्राइवेट करने के बाद तहसीलदार का मिजाज बदल गया। आकर बोले, अच्छा तो बालदेव तुम आकर ततमा टोली और पोलियो टोली वालों से कहो मैंने 50 रुपया माफ़ कर दिया। उस दिन ऑफिसर बाबू को जो डाली दी गई थी सो तो तुम्हारे ही सामने की बात है, बिरंची भी था। अब जरा सिपैया टोला जाओ, देखो वे लोग क्या कहते हैं। कोई कुछ करे, हमारा जो धर्म है हम करेंगे। आसाम मदद। बालदेव जब सिंह जी के दरबार में पहुंचा तो सिंह जी ने घोड़े पर सवार हो चुके थे। शायद कटिहार जा रहे थे। यात्रा का टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे हुए थे। किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक ही साथ जय हिंद कहा। शिव शक्कर सिंह के बेटे हरगौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार हैं? आप लोगों की कृपा से सब अच्छा है बाबू साहेब। आप स्कूल से कब आए? बालदेव ने पास पड़े हुए खाली मोंडे पर बैठते हुए पूछा। सुना है आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबा साहेब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है। हम तो आप लोगों का सेवक हैं, आप तो लीडर ही हो गए। तो आजकल कांग्रेस ऑफिस का चेका बर्तन कौन करता है? हरगौरी अचानक उबल पड़ा। अरे भाई, सभी काशी चले जाओगे, पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ, जेल में क्या करेंगे? पंडित जवाहिरलाल हो गए। कांग्रेस ऑफिस में वोल्टियरी करते थे, अब अंधों में काना बनकर या लीडरी छांटने आया है। स्वयं सेवक न घोड़ा का दुम। बाबू साहेब, मुंह क्यों खराब करते हो? आप विद्वान हैं,
और हम जाहिल, हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। उठ जाओ दरवाजे पर से बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मारकर अब बेकार खोज रहे हो चोर सब। उठ जाओ दरवाजे पर से। हरगौरी ततमा कर बोला। बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हाँ हाँ करके गौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही आपका गुस्सा ठंडा हो तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ जमा हो गई। हरगौरी का लड़कपन किसी को पसंद नहीं। शिव शक्कर सिंह भी सुनकर दुखित हुए। लीडरी करें या वोल्टियरी, तुमको किस बात की चिढ़ लगी? तुम्हारा क्या बिगड़ा था? अच्छा बालदेव, बुरा मत मानना, हंसी दिल लगी में उड़ा दो, छोटा भाई है। शिव शक्कर सिंह मौसा बाबू साहब गाली गलौज करके मारने चले, मगर हम कोई लाजमान बात मुंह से नहीं निकालते हैं। पूछिए सबों से, महतमाजी कठिन है। नीम के पेड़ का कागा काए काए कर उठा। हरगौरी गुस्से से थर थर काँप रहा था। ये लोग भी अजीब हैं। 1 घंटा पहले बालदीप की टोकरी भर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कर रहे थे, और अपशब्द अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा था, ग्वाला होकर लीडरी। गुअरटोली हंसेरी लेकर आ रहे हैं। एक लड़का दौड़ता हाँफता आकर खबर दिए, गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे में बंधे हुए बैलों ने चौकन्ने होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही हैं। कुत्ते भूंकने लगे हैं। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गौरी बेटा रे, आंगन में आजा बेटा रे। गुअरटोली का कलिया पगला गया है। हरगौरी की माँ छाती पीटती और रोती हुई आई और हरगौरी को घसीट कर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे बात क्या हुई? भोला निकालो छत्तर, भाला निकालो छत्तर। हमारी गंगा जी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल रहे। अरे बात क्या है हसेरी, क्यों? कौन किसका जवाब देता है? किसे फुर्सत है? सारे गांव में कुहराम मचा हुआ है। हरगौरी की माँ अब भी शिव शक्कर सिंह को आंगन में बुला रही हैं, चिल्ला रही हैं। गुहरटोली का रौदी बूढ़ा आया है। गुहरटोली में बच्चे बूढ़े खौल रहे हैं। हरगौरी ने बालदेव को जूते से मारा है। कुकरू का बेटा कलचरना काली क्रिया क्रिया खाया है। हरगौरी का खून पिएंगे। आंगन में आ जाओ गौरी के बाबू। ओ बालदेव दौड़ा। आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं, ना समझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से, महावीर जी की जय 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 जय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जयकार कर उठी। बोलिए एक बार प्रेम से, गंगी महात्मा की जय जय जय। शांति शांति, चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए हैं वह अच्छा नहीं। अपना कान देखे बिना कौआ के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या यह समझदार आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे थे, इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का यह रास्ता नहीं। सचमुच ज्ञानी आदमी है बालदेव। आंदोलन, अनशन और क्या क्या हिंसा बात। किसी ने समझा, ज्ञानी की बोली समझना भी सभी की बूते की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? बलवा करने वाला दल, कसम अंट संट। कलिया कहता था उपवास करेंगे बालदेव जी। कलिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे, काली चरण तुम बहुत बहादुर नौजवान हैं, लेकिन जोश में होश भी रखना चाहिए। हम खुश हैं, लेकिन उपवास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर नहीं आ जाते तो काली चरण इस पार चाहे उस पार देख देता।
अरे हरगौरिया, कल का छोंडा स्कूल में 4 अक्षर पढ़ क्या लिया? लाट साहब हो गया। अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मोच हो गया है और अपना सकल दीप से 2 क्लास नीचे पढ़ता है। एकदम फेलियर है। इस साल भी फेल हो गया है। उसका बाप मास्टर को घूस देने गया था। मास्टर गुस्सा कर बोला, भागो नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते ही लाल बाग मेला में लाल पढ़ना में पास हो गया है। बात बनाने में दुलरिया से कोई जीत नहीं सकता। लाल पढ़ना नहीं समझे। हाँ हाँ, खी खी खी। लाल पढ़ना, ढाक ढिन्ना ढाक ढिन्ना। चलो रे, अखाड़ा का ढोल बज रहा है। क्लास अंक 4। सतगुरु हो, सतगुरु हो। महंत साहब सदा ब्रह्म बेला में उठते हैं। हो रामदास, आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ। सतगुरु हो, सतगुरु हो। ये कभी जो बिना जगाए जागे। रामदास, ओ रामदास। रामदास आंखें मलते हुए उठता है। बाहर निकल आसमान में भुरुकुआ को देखता है। फिर राम डंडी 2 को खोजता है। अभी भी बहुत रात बाकी है। महंत साहब आज बहुत पहले ही जग गए हैं। माघ का जाड़ा तो बाग को भी ठंडा कर देता है। सरकार, रात तो बहुत बाकी है। रात बहुत बाकी है तो किया हुआ। एक दिन जरा सवेरे ही सही, सो मत। भोर का तारा 3 तरवा धूनी में लकड़ी डाल दो, कोठारिन को जगा दो। सतगुरु साहब ने सपना दिया है। लक्ष्मी उठी, उठकर महंत साहब के आसन के पास आई, हाथ जोड़कर साहेब बंद की किया और आंखें मलते हुए कुएं की ओर चली गई। लक्ष्मी के रग रग में सब साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। साहेब की दया है। और ये रामदास, गुरु जाने इसकी मति गति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी नहीं सुधरा, अब वह कब सुधरेगा। भक्ति भाव न जाने भोंदू पेट भरे से काम। भक्ति भाव न जाने भोंदू पेट भरे से काम। बस 2 ही गुण हैं, सेवा अच्छी तरह 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 करता और खंजड़ी बजाने में बेजोड़ हैं। अरे ओ रामदास, फिर सो गए क्या? गंगा जली में जल भर दो। जागहु सतगुरु साहेब, सेवक तुम्हारे दरस को आया जी। जागहु सतगुरु साहेब, डिम डिमक डिम डिमक डिम डिमक। भोर भयो भव भरम भयानक, भानु देख कर भागा जी। ज्ञान नैन साहिब के खुली गयो, थर थर कांपत माया जी। जागहु सतगुरु साहिब। माघ के ठिठुरते हुए भोर को मठ से प्रात की निर्गुण वाणी निकलकर शून्य में मंडरा रही है। बूढ़े महंत साहब पहला पद कहते हैं। दंतहीन मुंह से प्रात की शब्द स्पष्ट नहीं निकलते। गले की थरथराहट सुर में बाधा डालती हैं। बेसुरा राग निकलते हैं। दमे से जर्जर, शरीर में दम कहाँ, लेकिन लक्ष्मी सब संभाल लेती हैं। 5 साल पहले प्रात की गान के समय उसकी आंखों की पलकें नींद से लदी रहती थी। महंत साहब जब गीत की दूसरी पंक्ति भोर भयो भव भरम गाते थे तो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती थी। भोर भयो भव भरम, लेकिन अब नहीं। अब उसकी बोली मीठी है, उसका स्वर मीठा है, वह तन में होकर गाती हैं। उसकी सुरीली तान के साथ महंत साहब के बेसुरे और मोटे राग का मेल नहीं खाता, फिर भी संगीत की निर्मल धारा में कहीं विरोध उत्पन्न नहीं होता। महंत साहब का मोटा राग लक्ष्मी के कोमल लय को सहारा देता है। शहनाई के साथ सुर देने वाली शहनाई की तरह भों ओ। रामदास की खंजड़ी की गमक निशब्द वातावरण में तरंगे पैदा करती हैं। खंजड़ी में लगी हुई छोटी छोटी झुनकियों की हल्की झुनुक, मानो
किसी का पालतू हिरन नाच रहा हो, दौड़ रहा हो। डिमिक डिम डिमिक, रुन झुनुक झुनुक। प्रातकी के बाद बीजक शब्द रमुरा झी झी जंतर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे, रमुरा झिन झिन। और सब सत्संग, रोज इसी बेला में सत्संग होता है। प्रात की सुनते ही मठ के अन्य प्रभाती, साधु, सन्यासी, अतिथि, अभ्यागत तथा अधिकारी, भंडारी वगैरह सब जाग जाते हैं। प्रातकी और बीजक में कोई सम्मिलित हो या नहीं हो, सत्संग में भाग लेना अनिवार्य है। मठ का भंडारी इस समय रोज की हाजिरी लेता है। इस समय जो अनुपस्थित रहे उसकी चिप्पी बंद हो जाती है। सत्संग में महंतनाथ साधुओं और शिष्यों को उपदेश देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अज्ञान अंधकार को अपनी वाणी से दूर करते हैं। सतगुरु सेवा सत्य करी माने विचार, सेवक चेला सत्य सो जो, गुरु वचन निहार्ड। फिर 7 चक्र परिचय। प्रथम चक्र आधार कहावे, गुद स्थल में माही। द्वितीय चक्र अधिष्ठान कही है, लिंग स्थल के माही। तृतीय चक्र मणिपूरण जानो नाभि स्थल। सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपस्थित मूर्तियों की गिनती लेता है। रानीगंज के 3 गो मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना देने हथुन जायला कहे, येनते कहे हथिन बल्लू सरकार से आज्ञा ले ली है। बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लग लेहन है। दुकान में सबुरदाना न भेटाई है।